Hello everyone, welcome to my channel Chemistry Zone by Silky Agrawal. Today's topic is classical thermodynamics, a brief resume of concept of law of thermodynamics which is taken from Physical Chemistry MSc second semester Chemistry. तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो है फिज़िकल केमिस्ट्री का क्लासिकल थर्मोडाइनमिक्स, जिसका फर्स्ट टॉपिक है बेसिक रिज्यूम ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, जिसमें हम स्टडी करेंगे। सबसे फर्स्ट सिनॉप्सिस डिस्कस करते हैं, जिसमें हम स्टडी करेंगे इंट्रोडक्शन अबाउट थर्मोडाइनमिक्स। थर्मोडाइनमिक्स के कुछ टर्म्स होते हैं, उनको स्टडी करेंगे। सिस्टम, सराउंडिंग, बाउंड्री, टाइप्स ऑफ सिस्टम, टाइप ऑफ बाउंड्री, स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़, टाइप ऑफ थर्मोडाइनमिक प्रोसेस, लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स जो कि होते हैं जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, कंक्लूजन एंड रेफरेंस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एमएससी सेकेंड सेमेस्टर केमिस्ट्री का जो सब्जेक्ट है फिज़िकल केमिस्ट्री, उसका टॉपिक है जो कि क्लासिकल थर्मोडाइनमिक्स, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे ब्रीफ रेज्यूम ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। इट मीन्स जो थर्मोडाइनमिक्स है उसके जितने भी लॉज होते हैं और जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं ना, वो सारी चीज़ों को आज हम डिस्कस करेंगे। अगर आप एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे होंगे तो आप आपको इस वीडियो से बहुत बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि मैंने थ्योरी के साथ पूरा इसको एक्सप्लेन किया है प्रॉपर। ये हैंड रिटन है, आपको ये एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल होगा। जितना मैंने लिखा है और जितना मैं एक्सप्लेन करूँगी उतना भी आप एग्ज़ाम में लिख देते हैं ना, तो उतना सफिशिएंट होगा। और मेरी जो भी लेक्चर्स वीडियोस है ना, वो एमएससी सेकेंड सेमेस्टर हेट्रोसाइक्लिक का, वो भी मैंने अपलोड कर दिया। और काफ़ी सारी और भी वीडियोस है जो कि आपके लिए हेल्पफुल होंगी, तो आप जा कर के मेरे चैनल पे देख सकते हैं। सभी की एक पर्टिकुलरली प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो उस प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। तो अभी तक हेट्रोसाइक्लिक का चल रहा था, लेकिन आज ये फिजिकल केमिस्ट्री का फर्स्ट लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर केमिकल थर्मोडाइनमिक्स का फर्स्ट टॉपिक, ठीक है, जहाँ पे क्या पढ़ना है, थर्मोडाइनमिक्स के लॉज एंड कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट क्या होता है, थर्मोडाइनमिक्स होता क्या है। तो थर्मोडाइनमिक्स को अगर मैं डिवाइड करूँ दो में, तो एक होता है थर्मो, एक होता है डायनेमिक्स। थर्मो मतलब क्या होता है, हीट या फिर एनर्जी। डायनेमिक्स मतलब होता है मोशन या फिर फ्लो। तो हम बोल सकते हैं कि ये क्या होता है, स्टडी ऑफ एनर्जी चेंज की, एनर्जी का चेंज। ठीक है, एक और बार एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे कि थर्मोडाइनमिक्स क्या होता है, ब्रांच है फिजिकल साइंस का, क्योंकि ऑब्वियस है हम किस में पढ़े, फिजिकल केमिस्ट्री में, जो कि किसके बारे में बताता है, क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन एक्सचेंज ऑफ डिफरेंट एनर्जी फॉर्म। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, कितनी क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप मतलब कि कितनी क्वांटिटी में कोई भी हीट या फिर एनर्जी जो है ना, वो चेंज होती है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। मतलब कि हीट और एनर्जी का जो चेंज होता है ना, उसको स्टडी करते हैं हम थर्मोडाइनमिक्स में। जैसे कि एग्जाम्पल है कि कोई अगर सिस्टम है, वो पहले कुछ उसमें अगर पहले जो हीट थी वो हीट थी, बाद में हम उसमें और हीट प्रोवाइड करते हैं, तो जो सेकेंड टाइम पे जो वो सिस्टम जो है रिएक्शन कंप्लीट होता है, तो उस टाइम पे उसमें हीट का चेंज कितना हुआ, पहले कितनी थी, बाद में कितनी थी। तो ये सारी चीज़ों को पता करने के लिए, हीट के चेंज को पता करने के लिए थर्मोडाइनमिक्स की स्टडी करते हैं। ठीक है, कुछ सिस्टम होते हैं, वो कुछ टर्म्स होते हैं थर्मोडाइनमिक्स में जिनको यूज़ किया जाता है। सबसे फर्स्ट होता है सिस्टम, सेकेंड है सराउंडिंग एंड थर्ड होता है बाउंड्री। अब ये सिस्टम क्या होता है, तो जैसे मैंने बताया कि कोई अगर एक जैसे एग्जाम्पल के लिए आप लैब में हैं और लैब में एक बीकर है, बीकर में जो भी आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो वो लैब में जो पर्टिकुलरली बीकर है जहाँ पे जिसमें आप रिएक्शन कर रहे हैं, वो आपका क्या कहलाता है, सिस्टम कहलाता है। ठीक है, यूनिवर्स का एक स्पेसिफाइड पोर्शन जिसको हम सेलेक्ट करते हैं एक्सपेरिमेंटल और थियोरेटिकल इन्वेस्टिगेशन के लिए, उसको सिस्टम बोलते हैं। इट मीन्स पूरे यूनिवर्स में कोई एक ऐसा पार्ट होगा जिसमें आप एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे, उसको बोलते हैं सिस्टम। अब वो सिस्टम को छोड़ करके पूरा जो होल यूनिवर्स बचता है, वो होता है सराउंडिंग। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे मैं ऐसे बीकर ले रही हूँ, इस बीकर में जो भी एक्सपेरिमेंट हो रहा है वो एक्सपेरिमेंट, तो ये जो है ना, ये सिस्टम कहलाएगा। अदरवाइज जो भी पूरा बाहर का पोर्शन है वो क्या कहलाता है, सराउंडिंग कहलाता है। इसी के साथ आता है बाउंड्री। अब ये बाउंड्री क्या होता है, तो एक इमेजिनरी फील्ड या फिर लाइन होता है जो कि सिस्टम को सराउंडिंग से सेपरेट करता है। इट मीन्स जैसे ये सिस्टम है, बाहर का मैं बोल दी सराउंडिंग, तो इनके बीच में ऐसा कुछ तो होगा ना जो दोनों को सेपरेट कर रहा होगा, तो वो कहलाता है बाउंड्री। अब ये बाउंड्री जो होती है ना, वो तीन तरीके से इनको क्लासीफाई करते हैं। एक होता है रिजिड बाउंड्री, एक होगा सेमी परमिएबल बाउंड्री, एक होता है परमिएबल बाउंड्री। रिजिड बाउंड्री मतलब क्या होता है ना,
कि सिस्टम जो है ना, जो भी सिस्टम है और सराउंडिंग है, इन दोनों के बीच में ही तो जो भी हीट एक्सचेंज होगा उसी को पढ़ेंगे थर्मोडाइनमिक्स में। तो क्या होता है ना, बाउंड्री जो होती है, जैसे यहाँ पे इस तरीके से ऐसे सिस्टम है और ये पूरा सराउंडिंग है, तो ये जो बाउंड्री यहाँ पे होगी ना, वही वो उसके बीच में, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में वो 3 तरीके की होती है। ठीक है, पहली एक ऐसी होगी जिसको बोलेंगे रिजिड बाउंड्री, जो कि क्या करेगी ना, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में ना ही हीट और ना ही मैटर दोनों को ट्रांसफ़र नहीं होने देगी। ना ही मतलब हीट को बाहर रिलीज़ करेगी, ना ही बाहर से एब्जॉर्ब करेगी, वैसे ही ना ही मैटर को बाहर रिलीज बाहर करेगी, ना ही मैटर को अंदर लेगी, उसका एक्सचेंज नहीं करेगी। उस टाइप के बाउंड्री को रिजिड बाउंड्री बोलते हैं। फिर उसके बाद आता है सेमी परमिएबल बाउंड्री। ऐसी बाउंड्री जो कि क्या करती है, सिर्फ हीट के एक्सचेंज को अलाउ करती है, मैटर के एक्सचेंज को अलाउ नहीं करती। इट मीन्स यहाँ पे सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में अगर दोनों एक्सचेंज नहीं हो रहा, इट मीन्स वहाँ पे रिजिड बाउंड्री है। और वहाँ पे सिर्फ हीट एक्सचेंज हो रहा है, मैटर एक्सचेंज नहीं हो रहा, मतलब वो बाउंड्री सेमी परमिएबल है। और अगर वहाँ पे दोनों ही ट्रांसफ़र हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, तो उसको परमिएबल बाउंड्री बोलते हैं। ठीक है, तो ये था थर्मोडाइनमिक्स का एकदम बेसिक है यहाँ पे कि थर्मोडाइनमिक्स क्या करते हैं, तो ही एनर्जी का जो चेंज होता है, हीट या फिर एनर्जी का जो चेंज होता है, उसको थर्मोडाइनमिक्स में पढ़ते हैं। ठीक है, और जहाँ पे एक्सपेरिमेंट हो रहा है वो पर्टिकुलर जो होता है पोर्शन, उसको सिस्टम बोलते हैं। उसको छोड़ करके जो रेस्ट यूनिवर्स में जो पोर्शन बचेगा वो बोलते हैं, उसको सराउंडिंग बोलते हैं। और दोनों को जो सेपरेट करती है उसको बाउंड्री बोलते हैं। जैसे हमने डिस्कस किया कि जो बाउंड्री होती है वो 3 तरीके की होती है। ठीक है, सेम वैसे ही अब सिस्टम का क्लासिफिकेशन करेंगे, तो सिस्टम जो होता है बाउंड्री के नेचर पे वो 3 तरीके का होता है, क्योंकि बाउंड्री 3 होती है, तो उसी के बेस पे सिस्टम भी होता है, वो 3 तरीके का होता है। एक होता है ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम क्या होता है, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड। ठीक है, तो समझिएगा ओपन सिस्टम क्या होता है, जहाँ पे क्या होता है, मैटर एनर्जी दोनों जो है वो एक्सचेंज हो सकता है। तो अभी क्या पढ़ के आए हैं प्रीवियस में, कौन सी ऐसी बाउंड्री थी जिससे कि मैटर एनर्जी दोनों चेंज हो रहा था, तो वो कौन सी थी, परमिएबल बाउंड्री। तो जब भी क्या होगा, सिस्टम ओपन होगा तो बाउंड्री कौन सी होगी, परमिएबल बाउंड्री होगी। ठीक है, एग्जाम्पल में ले सकते हैं कि बॉइलिंग वाटर इन ओपन बीकर। ओपन बीकर में अगर बॉईल करते हैं वाटर को, जैसे यहाँ पे ये ओपन बीकर है, वाटर को बॉईल कर रही हूँ, तो वाटर क्या हो गया, यहाँ पे मैटर हो गया, और वाटर से जो हीट रिलीज हो रही है वो क्या हो जाएगा, एनर्जी हो जाएगा। तो अगर ओपन बीकर है तो मैं तो ईजिली इससे पानी बाहर निकाल सकती हूँ, मैटर बाहर निकाल सकती हूँ, और मैटर को और अंदर डाल भी सकती हूँ पानी को। वैसे ही यानी हीट जो है वो भी इससे रिलीज़ हो रही है। इट मीन्स यहाँ पे अगर मैं टच करूँगी इसको तो हीट जो है वो फील होगा। इट मीन्स यहाँ पे क्या होता है, ओपन सिस्टम मतलब ऐसा सिस्टम जहाँ से हम एनर्जी जो है वो बाहर रिलीज़ भी होती है, एब्जॉर्ब भी होती है, और मैटर को भी वो एक्सचेंज कर सकता है। ठीक है, क्लोज्ड सिस्टम में क्या होता है कि मैटर एक्सचेंज नहीं होता, सिर्फ एनर्जी जो है वो एक्सचेंज होती है। इसका एग्जाम्पल है कि यही बीकर ही लूँगी मैं, गर्म पानी ही इसमें लूँगी, बॉईल करूँगी, लेकिन अब इसको क्या कर दूँगी, एक ढक्कन से कवर कर दूँगी, तो क्या मैटर बाहर आ सकता है, नहीं आ सकता। लेकिन अगर मैं फिर भी इसको टच करके देखूँगी तो ये हीट फील होगा इसमें। तो इट मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, सिर्फ एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है, लेकिन मैटर का एक्सचेंज नहीं हो रहा। वैसे ही आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड में क्या लेते हैं एग्जाम्पल में, थर्मस फ्लास्क। जैसे कि आप जानते होंगे थर्मस फ्लास्क ऐसा होता है ना, जिससे कि जैसे ये थर्मस फ्लास्क है तो इसमें से पानी तो बाहर नहीं आएगा, साथ में हम इसको अगर टच करते हैं तो ये हमको हीट भी नहीं फील होता है, गर्म भी फील नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरीके से 3 तरीके के सिस्टम होते हैं। पहला होता है ओपन सिस्टम, जो कि मैटर एनर्जी दोनों को एक्सचेंज कर सकता है। फिर होता है क्लोज्ड सिस्टम, जो कि सिर्फ मैटर को एक्सचेंज नहीं करेगा, सिर्फ एनर्जी को एक्सचेंज करता है। एंड थर्ड होता है आइसोलेटेड सिस्टम, जहाँ पे मैटर एनर्जी दोनों ही एक्सचेंज नहीं होते। बाउंड्री के बेसिस पे बोल रहे हैं तो ये परमिएबल हो जाएगा, ये सेमी परमिएबल, और ये क्या हो जाएगा, रिजिड बाउंड्री हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे क्लासिफिकेशन सिस्टम का करते हैं फेस के बेसिस पे। तो दो होता है, एक होता है होमोजीनियस, एक होता है हेट्रोजीनियस। होमो मतलब ही क्या होता है, सेम। हेट्रो मतलब क्या होता है, डिफरेंट। तो होमोजीनियस मतलब क्या होगा, एक ऐसा सिस्टम जिसमें कि सिर्फ यूनिफॉर्म वन फेस जो है वो प्रेजेंट होगा। हेट्रोजीनियस में 2 और मोर फेसेस जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। होमोजीनियस का एग्जाम्पल है मिक्सचर ऑफ गैसेज। हेट्रोजीनियस का होता है मिक्सचर ऑफ 2 इमिसिबल सब्सटेंस। इमिसिबल क्या होता है, जो आपस में मिक्स नहीं हो सकते। तो अगर वो डिफरेंट फॉर्म में होंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो तो आपस में मिक्स नहीं होंगे। तो डिफरेंट फॉर्म में होते हैं, फेस में होते हैं, वो हेट्रोजीनियस होते हैं, और सेम फेस में होते हैं तो वो होमोजीनियस होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है मैक्रोस्कोपिक सिस्टम। मैक्रोस्कोपिक सिस्टम क्या होता है, तो जैसे हम थर्मोडाइनमिक्स पढ़ रहे हैं ना, तो थर्मोडाइनमिक्स में हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, ये एनर्जी जो है वो एक्सचेंज हो रही है। इट मीन्स एनर्जी में कितना चेंज आ रहा है, ये चीज़ को स्टडी करते हैं। तो उसमें क्या आता है ना, थर्मोडाइनमिक्स में हम लोग जनरली मैक्रोस्कोपिक सिस्टम का यूज़ करते हैं। अब मैक्रोस्कोपिक सिस्टम क्या होता है, तो सिस्टम जो कि लार्ज नंबर ऑफ केमिकल स्पीसीज से बना हुआ होता है। ठीक है, जैसे कि एटम, आयंस एंड मॉलिक्यूल, इसको मैक्रोस्कोपिक सिस्टम बोलते हैं। मैक्रो मतलब
मतलब क्या होता है, लार्ज। तो वही लिखा हुआ है कि लार्ज नंबर ऑफ केमिकल स्पीसीज से मिलकर के जो सिस्टम बनता है ना, उसको मैक्रोस्कोपिक सिस्टम बोलते हैं। अब उसी सिस्टम की जो प्रॉपर्टीज़ को हम पढ़ते हैं ना, तो उसको मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ बोलते हैं। तो सिस्टम की दो तरीके की प्रॉपर्टी हो सकती है। पहला होता है कि एक्सटेंसिव और एक्सटर्नल प्रॉपर्टीज़, सेकेंड होता है इंटेंसिव और इंटरनल प्रॉपर्टीज़। तो एक्सटेंसिव क्या होता है, तो प्रॉपर्टीज़ जो कि मैटर की क्वांटिटी पे डिपेंड करती है, नेचर पे डिपेंड नहीं करती। इट मीन्स क्या होगा, क्वांटिटी जैसे यहाँ पे मैं 2 यहाँ पे बीकर लेती हूँ, तो यहाँ पे क्वांटिटी जैसे यहाँ पे ये 1 kg है, और यहाँ पे ये भी क्या है 1, यहाँ पे भी ये भी क्या है 1 kg। तो यहाँ पे जब मैं रिएक्शन कराऊंगी ना, तो प्रॉपर्टीज़ जब मैं देखूंगी, तो यहाँ पे ये 1 kg और यहाँ पे भी 1 kg है। तो अगर मैं कोई भी रिएक्शन कराऊंगी जो कि अफेक्ट करेगा इस पे, ठीक है, इस पे डिपेंड करेगा। अगर ये 1 kg है, जैसे यहाँ पे अगर वो ले रही हूँ, अगर मैं इसको बॉईल करती हूँ, ठीक है, बॉईल या फिर या तो कोई इस पर क्या कराती हूँ, प्रेशर लगाती हूँ, ठीक है। तो ये 1 kg है और इसको अगर मैं 2 kg कर लेती हूँ और प्रेशर लगाती हूँ, तो 1 kg वाले में कम लगेगा प्रेशर, इसमें क्या लगेगा, ज़्यादा प्रेशर लगेगा। तो ऐसी क्वांटिटी जैसे कि प्रेशर वगैरह हो गया, जो कि किस पे डिपेंड कर रही है, उसमें वेट पे डिपेंड कर रही है, इसके मैटर की क्वांटिटी पे डिपेंड कर रही है, उसको एक्सटेंसिव बोलते हैं। और इंटेंसिव मतलब जो मैटर की क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती है। जैसे एग्जांपल के लिए बीकर में अगर वाटर लेती हूँ, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। तो ऐसा नहीं है ना कि 1 लीटर में 100 होगा तो 100 लीटर में चेंज हो जाएगा, 100 लीटर में ये चेंज हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होता। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, फिक्स होता है। तो जो चीज़ क्या हो रहा है, क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, वो कहलाता है इंटेंसिव और इंटरनल प्रॉपर्टीज़। और जो क्वांटिटी पे डिपेंड करती है, जो भी प्रॉपर्टीज़ जैसे कि मास, वॉल्यूम, तो मास जितना ज़्यादा होगा प्रेशर उतना ही लगाना पड़ेगा, वैसे ही वॉल्यूम जितना ज़्यादा होगा स्पेस उतना ही ऑक्यूपाई करेगा, ठीक है। और मास ज़्यादा होगा तो एनर्जी भी ज़्यादा देनी पड़ेगी, वर्क भी ज़्यादा करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें जो कि किस पे डिपेंड करी है, क्वांटिटी पे डिपेंड करती है, उसको एक्सटेंसिव और एक्सटर्नल प्रॉपर्टी बोलते हैं। और जो क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती है, स्पेसिफिक लग गया है ना वहाँ पे, मतलब वहाँ पे वो फिक्स है 1 ग्राम, मतलब वहाँ पे वो 1 ग्राम ही रहेगा। जैसे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो होता है 100 डिग्री, तो वो 100 डिग्री ही रहेगा, वो चाहे फिर हम 100 लीटर को बॉईल करें, चाहे वो 1 लीटर को बॉईल करें, ठीक है। तो ये सारी जो कि मैटर के क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती, उसको इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ बोलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद एक पॉइंट इसी में आता है कि जो रेशियो होता है दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का, उससे एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी का फॉर्मेशन होता है। जैसे डेंसिटी, डेंसिटी क्या होती है, एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। फॉर्मूला क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम, और मास और वॉल्यूम क्या होता है, एक्सटेंसिव। तो जब दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो लेते हैं ना, तो एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी का फॉर्मेशन होता है। तो ये था माइक्रोस्कोपिक सिस्टम। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, इसमें दो होता है, एक्सटेंसिव, इंटेंसिव। तो इसको जनरल बस ये याद रखिए कि ऐसी प्रॉपर्टी जो कि मैटर के क्वांटिटी पे डिपेंड करती है वो एक्सटेंसिव, और जो मैटर के क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती है वो इंटेंसिव। अब यहाँ पे नेक्स्ट आता है स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन। स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन क्या होता है, तो नाम से समझ में आ रहा है कि स्टेट और ये क्या बोल रहा है, पाथ बोल रहा है, ठीक है। तो जब भी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़े, तो ऐसी ही प्रॉपर्टीज़ जो कि इनिशियल और फाइनल, सिस्टम के इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करती है और पाथ पे डिपेंड नहीं करती, उसको स्टेट फंक्शन बोलते हैं। जैसे कि प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी, ये सब स्टेट फंक्शन होता है, ठीक है। वैसे ही पाथ फंक्शन प्रॉपर्टीज़ जो कि डिपेंड करती है पाथ पे, लेकिन इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड नहीं करती है, उस प्रॉपर्टीज़ को बोलते हैं, वो प्रॉपर्टीज़, जो वो प्रॉपर्टीज़ होती है वो पाथ फंक्शन कहलाती है। एग्जाम्पल वर्क एंड हीट है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर यहाँ पे मैंने एक लेटर लिखा, ठीक है। अब ये लेटर को मैं क्या दूंगी, पोस्टमैन को दूंगी। अब वो पोस्टमैन जा करके किसको देगा, पोस्टमैन जो है वो जिसको पहुँचाना है उसको जा करके वो लेटर पहुँचा देगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लेटर लिख रही हूँ, यहाँ पे कोई उस लेटर को पढ़ रहा है, तो ये पाथ पे, ये किस पे हो रहा है, स्टेट पे ही हो रहा है। पाथ में जो पोस्टमैन है उसको तो उसका तो कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, मतलब उस पर तो डिपेंड नहीं करेगा ना। मेन जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, हम मेरे ऊपर कि मैं कैसा लिख रही हूँ और वो किस तरीके से उसको पढ़ रही है। तो जहाँ पे सिर्फ ये लेटर का रोल सिर्फ कहाँ पे है, स्टार्टिंग में है, और एक कहाँ पे है, फाइनल में, इनिशियल में और फाइनल में, बीच में तो इसका कोई भी रोल नहीं है। तो ये क्या कहलाएगा, स्टेट फंक्शन। वैसे ही अब ये पोस्टमैन है, तो ये पोस्टमैन में लिखने में कोई इसका वो नहीं है, वैसे ही यहाँ पे रीड करने में इसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, सिर्फ किस में है, पाथ में इसका इन्वॉल्वमेंट है।
तो इस टाइप का जो ऐसा रहेगा जो सिर्फ पाथ में ही इन्वॉल्व होगा उसको क्या बोलते हैं, पाथ फंक्शन। ठीक है, मेरे ख्याल से तो समझ में आ गया होगा कि स्टेट फंक्शन मतलब जो सिर्फ स्टेट पे ही डिपेंड कर रहा है, पाथ से उसको कोई मतलब नहीं है। वैसे ही पाथ फंक्शन मतलब उसको स्टेट से कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ क्या कर रहा है, पाथ पे डिपेंड कर रहा है। तो ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो कि इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करती है उसको स्टेट फंक्शन बोलते हैं, और ऐसी प्रॉपर्टी जो सिर्फ पाथ पे डिपेंड करती है उसको पाथ फंक्शन बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं पहले फिर से अगर इसी के एग्जांपल से बताऊं तो एक बीकर लेती हूँ, यहाँ पे प्रेशर जो है वो P1 है, फिर यहाँ पे वो प्रेशर को मैं अगर वो वर्क करूँगी, अब यहाँ पे वर्क अगर मैं कर रही हूँ पूरा, तो यहाँ पे जो प्रेशर आएगा वो क्या हो जाएगा, P2 आ जाएगा। तो ये इनिशियल और ये फाइनल, तो प्रेशर तो यहाँ लगा ना, तो ये क्या होगा, स्टेट फंक्शन। और वर्क क्या हुआ, बीच में हुआ, वर्क को कोई वर्क जो था वो क्या हुआ, बीच में हुआ, तो वो क्या होता है, पाथ फंक्शन होता है। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है थर्मोडाइनमिक प्रोसेस। अब ये थर्मोडाइनमिक्स प्रोसेस क्या होता है, तो जब भी एक सिस्टम जो है वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज होता है बाय दी ऑपरेशन मतलब कि किसी भी पर्टिकुलर एक प्रोसेस से, उसको बोलते हैं थर्मोडाइनमिक प्रोसेस। मतलब अभी पूरा सिस्टम पढ़े ना, तो सिस्टम में कोई अगर रिएक्शन कोई चेंजेस होते हैं, तो जैसे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जब चेंज हो रहा है तो कोई ना कोई प्रोसेस हो रहा होगा यहाँ पे, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं थर्मोडाइनमिक प्रोसेस। उस प्रोसेस में कौन कौन से चेंजेस होते हैं, तो क्या होगा, जैसे बताइए P1 से P2 प्रेशर चेंज हुआ, तो टेम्परेचर, वॉल्यूम, हीट, प्रेशर, ये सारी चीज़ें जो होती है वो चेंज होती है। मतलब कोई भी एक सिस्टम है ना, उसमें ये सारी चीज़ें जो है वो होंगी, तो वो क्या होगा, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज हो जाएगा, तो वो उस टाइम पे कोई ना कोई प्रोसेस करेंगे, उसी प्रोसेस को बोलते हैं थर्मोडाइनमिक प्रोसेस। ठीक है, जो कि अलग अलग टाइप के होते हैं। तो पहला यहाँ पे दिया हुआ है आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस मतलब क्या होता है, आइसो मतलब क्या होता है, सेम, कांस्टेंट। ठीक है, थर्मल मतलब होता है टेम्परेचर। तो आइसोथर्मल प्रोसेस मतलब क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कि सिस्टम का टेम्परेचर जो है वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, जैसे अगर यहाँ पे यही बताई, अगर यहाँ से रिएक्शन होकर के यहाँ जा रहा है, तो जो भी चेंजेस हो रहे हैं डजेंट मैटर, लेकिन टेम्परेचर यहाँ भी कांस्टेंट होगा, T की वैल्यू 0, यहाँ पे भी क्या होगा, टेम्परेचर जो होगा वो कांस्टेंट होगा। तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें पूरे होल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, उस टाइप के प्रोसेस को आइसोथर्मल प्रोसेस बोलते हैं। अब ये आइसोथर्मल प्रोसेस जो होता है ना, इसमें दो कंडीशन आ सकती है। पहला होगा एक एक्सोथर्मिक, एक होता है एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक मतलब क्या होगा कि जो सिस्टम जो है वो क्या, यहाँ से सिस्टम एनर्जी को अगर रिलीज़ कर रहा है तो वो प्रोसेस एक्सोथर्मिक होगा। अगर सिस्टम एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है तो वो प्रोसेस क्या होगा, एंडोथर्मिक होगा। और डेल्टी की वैल्यू क्या होगी, 0, क्योंकि पूरे प्रोसेस के टाइम पे आइसोथर्मल कंडीशन है, मतलब टेम्परेचर जो होगा वो कॉन्स्टेंट होगा। नेक्स्ट यहाँ पे प्रोसेस दिया आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस क्या होता है, आइसो मतलब फिर से सेम होगा, बारिक मतलब क्या होता है, कांस्टेंट प्रेशर होता है। जैसे वहाँ पे क्या था, आइसोथर्मल में कांस्टेंट टेम्परेचर था, सेम वही होगा आइसोबारिक प्रोसेस क्या होता है, तो ऐसा प्रोसेस जहाँ पे पूरे प्रोसेस के टाइम पे प्रेशर जो होता है वो कांस्टेंट होगा उसको, तो यहाँ पे डेल पी इज इक्वल्स टू 0 लेंगे। आइसोकोरिक होगा तो जहाँ पे वॉल्यूम जो होगा वो कांस्टेंट होगा। इट मीन्स तीनों जो है वो सेम है, आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक। बस डिफरेंस किसका है, तो आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, आइसोबारिक में प्रेशर कांस्टेंट होता है, आइसोकोरिक में वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट होता है। अब नेक्स्ट आता है एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस क्या है, ना ही हीट को एब्जॉर्ब करता है सराउंडिंग से, ना ही हीट को सराउंडिंग में एमिट करता है। इट मीन्स सिस्टम जो है ना वो सराउंडिंग में हीट को रिलीज भी नहीं करेगा और सराउंडिंग से हीट को एब्जॉर्ब भी नहीं करता है। तो उस टाइप का जो प्रोसेस होता है जहाँ पे क्यू की वैल्यू क्या होती है, क्यू किसको रिप्रेजेंट करते हैं, हीट को, तो क्यू की वैल्यू जहाँ पे 0 होती है वो होता है एडियाबैटिक प्रोसेस होता है। इसमें टेम्परेचर इंक्रीज और डिक्रीज हो सकता है, लेकिन हीट जो है वो एक्सचेंज नहीं होगी, ना ही एब्जॉर्ब होगी ना ही वो रिलीज होगी। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है साइक्लिक प्रोसेस। प्रोसेस जिसमें कि सिस्टम जो है वो स्टार्टिंग से स्टार्ट होकर के वापस कहीं पे भी जाए, वापस कहाँ पे आएगा, इनिशियल स्टेट पे आता है, उसको बोलते हैं साइक्लिक प्रोसेस। मतलब कि यहाँ से रिएक्शन चालू होगा, वो कहीं से भी घूम करके वापस अपने इनिशियल पोजिशन पे आएगा, तो इस टाइप के प्रोसेस को बोलते हैं साइक्लिक प्रोसेस। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है, इसमें एनर्जी चेंज 0 होता है। ठीक, फिर उसके बाद आता है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। तो ये तो स्टार्टिंग से पढ़ते हुए आ रहे होगे, रिवर्सिबल क्या होता है, जिसमें जो कि बैकवर्ड फॉरवर्ड दोनों डायरेक्शन में होता है, ये स्लो प्रोसेस होता है, ये इमेजिनरी प्रोसेस होता है, हम इसको
रियल में और रियल में एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। वैसे ही इरिवर्सिबल, तो यहाँ रिवर्सिबल मतलब ये बैक फॉरवर्ड भी जाएगा, बैकवर्ड भी जाएगा। इरिवर्सिबल मतलब क्या होता है, ये सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है, बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाता है, ठीक है। ये जो होता है, ये रिवर्सिबल जो होता है वो स्लो प्रोसेस होता है, इरिवर्सिबल जो होता है वो फास्ट प्रोसेस होता है। ये एक नेचुरल प्रोसेस होता है जो कि पर्टिकुलर डायरेक्शन में होता है, गिवन सेट ऑफ कंडीशन में। मतलब एक कंडीशन जब गिवन रहेगी तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो प्रोसेस होगा उसको इरिवर्सिबल बोलते हैं, और जो दोनों साइड होता है उसको रिवर्सिबल प्रोसेस बोलते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे लास्ट इसका टॉपिक है जो कि है लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, जो कि सबसे मेन है। बाकी सारे जो थे वो थे बेसिक थे, वो आप लोगों ने 11-12 में भी पढ़ा ही होगा, सिस्टम सराउंडिंग ये सब तो पढ़ते हुए आते हैं। तो यहाँ पे मेन जो टॉपिक आता है वो आता है लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स जो होते हैं वो 4 होते हैं, जिसमें स्टार्ट करते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स से। तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स क्या बोलता है कि अगर एक सिस्टम ए जो है वो बी के इक्विलिब्रियम में है, बी के साथ इक्विलिब्रियम में, और सिस्टम बी जो है वो सी के साथ इक्विलिब्रियम में है, तब ऐसा देखा जाता है कि यहाँ पे सिस्टम ए जो है वो सी के इक्विलिब्रियम में होगा, ठीक है। अब इक्विलिब्रियम क्या होता है, तो जब ए रिएक्टेंट जो है वो पी प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, तो 50% रिएक्टेड कन्वर्ट हो चुका है, 50% रिएक्टेड कन्वर्ट होना बचा हुआ है, ठीक है। तो एक कंडीशन आएगी कि इक्वल अमाउंट ऑफ कन्वर्ट हो चुका है, इक्वल अमाउंट ऑफ वहाँ पे बचा हुआ है। उस कंडीशन को, जहाँ पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल होता है, उस कंडीशन को बोलते हैं इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो जब भी ए से बी बन रहा है और बी से सी, बी से वापस ए बन, मतलब रिवर्सिबल है ना, तो इट मीन्स ए से आधा भी बन चुका है और आधा बनना बचा हुआ है। वैसे ही बी से आधा ए बन चुका है और आधा बनना बचा हुआ है, ये कंडीशन को इक्विलिब्रियम बोलते हैं, ठीक है। तो ए जब बी के इक्विलिब्रियम में होगा और बी सी के साथ इक्विलिब्रियम में, तो जीरोथ लॉ क्या बोलता है कि ए और सी भी आपस में क्या होंगे, इक्विलिब्रियम में। जैसे मैथ्स वगैरह में पढ़ते थे ना, फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन एक दूसरे के क्या है, आपस में पैरेलल है। वैसे ही सेकंड लाइन और थर्ड लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है। तब वहाँ पे क्या पढ़ते थे कि फर्स्ट लाइन और थर्ड लाइन भी आपस में क्या होगी, पैरेलल होगी। सेम वही चीज़ यहाँ पे ए बी के साथ वो है इक्विलिब्रियम में, बी सी के साथ है, इट मीन्स ए और सी भी आपस में क्या होंगे, इक्विलिब्रियम में। ये बताता है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। अब नेक्स्ट है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, जो कि क्या होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये भी आप अच्छे से पढ़े हुए होंगे, 9-10 से ही आता है ये टॉपिक। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है, एनर्जी को ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बस उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। इट मीन्स अगर रिएक्शन हो रहा है ए से बी में, ए रिएक्टेंट बी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसमें जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी थी ना, लाइक अगर ये 2 मोल है तो यहाँ फॉर्मेशन भी किसका होगा, 2 मोल्स का ही होता है। हम ना ही इसको एक्स्ट्रा दे सकते हैं, ना ही हम इसे क्या कर, ये ना ही एक्स्ट्रा यहाँ पे जो बनेगा ना ही वो 3 नहीं बनेगा, एक्स्ट्रा भी नहीं बनेगा, ना ही यहाँ पे 1 भी नहीं बनेगा, ठीक है। और वैसे ही अगर काइनेटिक को हम पोटेंशियल में चेंज कर सकते हैं, पोटेंशियल को काइनेटिक में, लेकिन हम खुद से क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। ये बोलता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। तो अगर यहाँ पे इसका इक्वेशन बनाएंगे तो ये कैसे बनेगा, तो E1 क्या होता है, सिस्टम ऑफ एनर्जी, मतलब कोई भी सिस्टम होता है उसकी खुद की एनर्जी होती है ना। जैसे हम भी हैं ह्यूमन बीइंग, एग्जाम्पल के लिए हम हर दिन खाना खाते हैं तो वो एनर्जी रहती है, ठीक है। लेकिन अगर किसी दिन नहीं खाए तो भी तो एनर्जी स्टोर रहती है ना, तो वो स्टोर्ड एनर्जी जो रहती है उसी को पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं और इंटरनल एनर्जी भी बोलते हैं। तो यहाँ पे E1 क्या है, एनर्जी ऑफ सिस्टम की और खुद की एनर्जी E1 है। अगर मैं उसमें Q अमाउंट ऑफ हीट देती हूँ, मतलब कोई ना कोई अगर उसको हीट दूंगी तो वो क्या हो जाएगा, E1 + Q हो जाएगा। अब उसमें मैं वर्क भी कराऊंगी साथ में, तो वो क्या होगा, E1 + Q1 + W। तो अब टोटल एनर्जी कितनी होगी, तो E1 उसकी खुद की थी, मैं Q हीट दी, W वर्क कराई, तो टोटल एनर्जी को किससे रिप्रेजेंट कर रही हूँ, E2 से। तो इस तरीके से लिख सकती हूँ, E2 जो है टोटल वो किसके बराबर होगा, उसकी खुद की एनर्जी, जो मैं एनर्जी दी हूँ, हीट दी हूँ, और जो वर्क कराई हूँ। अब ये इसको इधर ट्रांसफर करूँगी तो ये क्या आएगा, डेली मतलब चेंज इन एनर्जी Q + W। इट मीन्स यहाँ पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक कहने का ये मतलब है कि जो चेंज इन एनर्जी यहाँ E1 से लेकर के E2 तक जाने की जो एनर्जी है ना, उसको किस तरीके से निकालेंगे, तो कोई भी सिस्टम में कितना एनर्जी चेंज हुआ है, तो वहाँ पे जितना हम वर्क कराएंगे और जितना अमाउंट ऑफ हम हीट देंगे, दोनों का सम करेंगे, इट मीन्स उतना एनर्जी वहाँ पर चेंज हुआ है, ठीक है। ये है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक क्या बोलता है, किसी भी सिस्टम में अगर चेंज इन एनर्जी को कैलकुलेट करना है तो कैसे करते हैं, तो वहाँ पर हम पहले देखेंगे हम
कितने अमाउंट ऑफ हीट वहाँ पे दिए हैं और कितना वर्क कराए हैं, उन दोनों का अगर सम कर लेंगे तो वो होता है चेंज इन एनर्जी के बराबर। ठीक है, इसी को डेल ई और डेल यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे दो टर्म यूज़ हो रहा है, एक हो रहा है डब्ल्यू और एक हो रहा है क्यू। इट मीन्स वर्क जब हम करा रहे हैं और एक वर्क जब सिस्टम करके दे रहा है, दो कंडीशन आएगी। वैसे हीट में भी या तो हीट एब्जॉर्ब हो रही होगी वर्क करते टाइम, या तो हीट क्या हो रही होगी, रिलीज हो रही होगी। तो यहाँ पे दो कंडीशन आती है। जैसे वर्क है, वर्क क्या होता है, पी डेल वी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये भी फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है, ये भी फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है। तो वर्क दो होगा, एक होगा एक्सपेंशन, एक होता है कंप्रेशन। जैसे यहाँ पे ये लूँगी मैं बीकर लूँगी, यहाँ पे एक पिस्टन लेती हूँ और यहाँ से प्रेशर लगाऊंगी, तो ये होगा प्रेशर इंटरनल, ये होगा प्रेशर एक्सटर्नल। जब यहाँ पे अगर मैं ऐसे फोर्स लगा रही हूँ और ये फिर क्या होगा, वापस से फोर्स बैक करेगा, मतलब कि प्रेशर जो होगा वो इंटरनल वाला ज़्यादा होगा। तो इंटरनल ज़्यादा है मतलब वहाँ पे वर्क की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। नेगेटिव साइन को तब यूज़ करेंगे जब वर्क जो होगा वो सिस्टम के थ्रू हो रहा है, सिस्टम हमको वर्क करके दे रहा है। ठीक है, हम तो वर्क जो लगा रहे थे प्रेशर वो तो लगा रहे थे, लेकिन सिस्टम जो वर्क प्रेशर लगा रहा था वो हमसे ज़्यादा था, तो सिस्टम हमको कहीं ना कहीं वर्क करके दे रहा है। तो उस कंडीशन पे डब्ल्यू की वैल्यू को नेगेटिव कंसिडर करते हैं। ठीक है, अब ये जस्ट ऑपोजिट केस कर देते हैं। जब हम सिस्टम पे वर्क करेंगे तो हमारा जो प्रेशर ज़्यादा होगा उस टाइम पे वर्क की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। ठीक है, इट मीन्स वर्क डन बाय द सिस्टम। सिस्टम खुद वर्क करके हमको दे रहा है तो साइन को नेगेटिव ले लेते हैं। और सिस्टम क्या है, अगर सिस्टम को हम वर्क करके दे रहे हैं, ठीक है, हम उसको एनर्जी दे रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, पॉजिटिव। अगर जनरल से इसको समझना है तो बस इतना समझिए कि सिस्टम के पास कोई ना कोई एनर्जी तो ऑलरेडी होगी। ठीक है, तो वो खुद से वर्क करके दे रहा है तो एनर्जी तो निकल गई वहाँ से, तो माइनस लगेगा वहाँ पे। लेकिन अगर हम एनर्जी दे करके वर्क करा रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है जो एनर्जी आएगी वो तो प्लस में ही आएगी। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, बाय द सिस्टम होगा तो नेगेटिव, ऑन द सिस्टम होता है तो पॉजिटिव होता है। ठीक है, वैसी हीट है तो हीट एब्जॉर्ब होता है तो पॉजिटिव, और हीट रिलीज होता है तो नेगेटिव होगा। और हीट जो होता है वो एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। उसके बाद यहाँ पे यहाँ थर्ड दिया हुआ है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स क्या बोलता है कि एंट्रोपी जो होता है सिस्टम का वो हमेशा इंक्रीज होता है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस मतलब क्या होता है, जो खुद से होता है। ठीक है, नेचुरली जो होता है उसको स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बोलते हैं। अब ये एंट्रोपी क्या होता है, तो मेजर ऑफ डिग्री ऑफ डिसऑर्डर और रैंडमनेस और डिसऑर्डर को जब मेजर करते हैं ना, वही एंट्रोपी कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल है, यहाँ पे दो मैं कंटेनर लेती हूँ, एक में बॉल को बहुत अच्छे से मैं अरेंज करूँगी और एक मैं बॉल को क्या करूँगी, ऐसे ही रैंडमली अरेंज करूँगी। अब यहाँ पे इनका डिसऑर्डर देखूँगी तो इसका डिसऑर्डर ज़्यादा होगा, तो इट मीन्स यहाँ पे एंट्रोपी जो होगी वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। पार्टिकल्स जो होते हैं उनका जो मूवमेंट होता है ना वो ज़्यादा होता है, गैप ज़्यादा। जैसे कि अगर यहाँ पे मैं सॉलिड के पार्टिकल्स लूँगी तो एकदम पास होते हैं, लिक्विड के लेती हूँ थोड़ा दूर होते हैं, गैसेस के लेती हूँ और थोड़ा दूर होते हैं। तो इट मीन्स यहाँ पे डिग्री ऑफ रैंडमनेस किसका ज़्यादा है, लिक्विड का, वो गैस का सबसे ज़्यादा होगा, फिर उसके बाद लिक्विड का होता है, फिर लास्ट में क्या आता है, सॉलिड का होता है। ठीक है, इस तरीके से आएगा। तो ये होता है एंट्रोपी। एंट्रोपी इन द सेंस क्या होता है, उसका रैंडमनेस, डिग्री ऑफ रैंडमनेस, कितने वो रैंडम में है, डिसऑर्डर में है, उसको बोलते हैं। तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक उसी से रिलेट होता है। वो क्या बोलता है कि एंट्रोपी जो होती है यूनिवर्स की वो हमेशा इंक्रीज होती है, वो कभी भी डिक्रीज नहीं होगी। ठीक है, हर एक केस में जब भी एंट्रोपी को डिस्कस करेंगे तो एंट्रोपी हमेशा क्या होती है, इंक्रीज होती है, कभी भी डिक्रीज नहीं होती है। तो सिस्टम की एंट्रोपी, सराउंडिंग की एंट्रोपी, जब प्लस करेंगे तो टोटल एंट्रोपी, तो टोटल एंट्रोपी हमेशा क्या होती है, इंक्रीज, पॉजिटिव आएगी, जीरो से ज़्यादा होती है। ये होता है थर्ड सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। अब उसके बाद लास्ट आता है इसमें थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, जो कि क्या बोलता है, क्या होता है ना, जनरली एक के बाद एक तब आता है ना जब एक पहला वाले में कुछ ना कुछ मिस्टेक निकलती है, तब आता है तो उसको मॉडिफाई करने के लिए। तो वैसे ही यहाँ पे दिया है, सेकेंड लॉ क्या बोला कि एंट्रोपी हमेशा क्या होगी, इंक्रीज होगी। लेकिन थर्ड लॉ आया तो थर्ड लॉ में क्या बोले कि एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर, मतलब अगर ज़ीरो केल्विन में है तो एंट्रोपी जो होती है प्योर एंड परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड की वो ज़ीरो होती है। मतलब सेकेंड में बोला कभी भी डिक्रीज नहीं होगी, ना ही वो ज़ीरो होगी, हमेशा क्या होगी, इंक्रीज होगी। लेकिन थर्ड लॉ ने बताया कि परफेक्टली और प्योर क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होगा, तो रैंडमनेस की बात हो रही है ना, एंट्रोपी रैंडमनेस की बात हो रही है, तो ये तो परफेक्टली क्रिस्टलाइन है, तो इसकी एंट्रोपी क्या होती है, एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर, मतलब ज़ीरो केल्विन में ज़ीरो होती है। तो ये जो टॉपिक था ना, ये फिजिकल केमिस्ट्री का टॉपिक था, जो कि तो आपका था क्लासिकल थर्मोडाइनमिक्स, जिसमें मैंने बताया है ब्रीफ रेज्यूम ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, जिसमें थर्मोडाइनमिक्स के लॉज भी बताए हैं और थर्मोडाइनमिक्स का जो भी कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स था, टर्म्स थे, वो सारे भी मैंने डिस्कस किए हैं। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ
गया होगा। और जितने स्टार्टिंग में टॉपिक्स थे ना वो सारे एकदम बेसिक टॉपिक्स थे जो कि आप 11-12 में भी काफ़ी अच्छे से पढ़े होंगे। तो ये जो था ये टॉपिक जो था वो यहाँ पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट वाला टॉपिक जो आएगा वो इसी चैप्टर का ही होगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई टॉपिक को एक्सप्लेन करूँ तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और अगर बाकी भी और चैप्टर्स की अगर आपको वीडियोस चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उससे भी ले सकते हैं, जाके देख सकते हैं। और आप मेरे प्लेलिस्ट से भी देख सकते हैं। और अगर आपको PDF की रिक्वायरमेंट है तो आप मेरे मेल में मैसेज कर सकते हैं, जिसका आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मेरा ईमेल भी आपको वहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए जितना मैंने बताया है ना आप उतना लिख देंगे ना तो उतना भी सफिशेंट है। पूरा थ्योरी के साथ अगर ये टॉपिक आता है तो आप इसको पूरा कंप्लीट लिख दीजिए। तो सिनॉप्सिस भी साथ में लिखिएगा, तो इतना जो है वो आपके लिए सफिशेंट है।